हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी पिलर पर। और आज का हमारा न्यू टॉपिक है मानचित्र। इसका पूरा नाम है मानचित्र प्रकार, उसका वर्गीकरण, मानचित्र का वर्गीकरण। इस चैप्टर पर हम करने वाले हैं एमसीक्यू। ये हमारी प्रैक्टिस क्लास। तो स्टार्ट करते हैं आज की प्रैक्टिस क्लास को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, विश्व मानचित्र। विश्व मानचित्र का जनक किसे कहा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, तो ध्यान से देखना। विश्व मानचित्र का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए पॉलिडोनियस, ऑप्शन बी अनेक्जिमेंडर, ऑप्शन सी मार्टिन बेहेम, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी आपका राइट आंसर नहीं है। तो पहले आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में, तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट सेक्शन में छाप दीजिएगा। आपके पास 10 सेकंड्स का टाइम है। उसके बाद आंसर मैं आपको बताऊंगा कि विश्व मानचित्र का जनक किसे माना गया है। ऑप्शन ए पॉलिडोनियस, ऑप्शन बी अनेक्जिमेंडर, ऑप्शन सी मार्टिन बेहेम, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी आपका राइट आंसर नहीं है। तो जल्दी से आंसर कीजिएगा। देखो, विश्व मानचित्र का जनक माना गया है अनेक्जिमेंडर को, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनेक्जिमेंडर, इन्होंने विश्व का पहला मानचित्र तैयार किया था। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि विश्व का पहला मानचित्र किसने तैयार किया था, पहला मानचित्र किसने तैयार किया था, तो अनेक्जिमेंडर ने। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत मानचित्र के जनक, भारत मानचित्र के जनक का नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इनका नाम क्या है? जेम्स रेनल। जेम्स रेनल, जेम्स रेनल, ये है भारत मानचित्र के जनक। और विश्व के मानचित्र के जनक हैं अनेक्जिमेंडर। पॉलिडोनियस, ये कौन है? ये भी नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पॉलिडोनियस ये भौतिक भूगोल के जनक, हमने चैप्टर में किया था भौतिक भूगोल के जनक कौन है? पॉलिडोनियस। और मार्टिन बेहेम, ये क्या है? ये विश्व ग्लोब के निर्माण करता है। विश्व ग्लोब के, विश्व ग्लोब के निर्माण करता। यहां से लगभग आपके 4 से 5 क्वेश्चन बन गए हैं। एक तो पॉलिडोनियस ये भौतिक भूगोल के जनक हैं। अनेक्जिमेंडर ये इन्होंने क्या किया था? विश्व का पहला मानचित्र तैयार किया था और इनको कहा जाता है विश्व मानचित्र का जनक। मार्टिन बेहेम यह है विश्व ग्लोब के निर्माण करता। और भारत मानचित्र के जनक है जेम्स रेनल। ठीक है, जेम्स रेनल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। मानचित्र में आमतौर पर जो हरा रंग है इसका प्रयोग किसे दर्शाने के लिए करते हैं? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मानचित्र में जो हरा रंग का प्रयोग करते हैं वो क्या दर्शाने के लिए करते हैं? ऑप्शन ए पानी को दर्शाने के लिए, ऑप्शन बी मैदान को दर्शाने के लिए, ऑप्शन सी पठार को, ऑप्शन डी पर्वत को। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए कि जो मानचित्र जब तैयार किया जाता है तो उसमें जो हरा रंग का प्रयोग करते हैं तो किस चीज को दर्शाने के लिए करते हैं? जल्दी बताइए, पानी को, मैदान को, पठार को या फिर पर्वत को? क्या कहा इसने? हरा रंग। तो हरा रंग ये मैदान को दर्शाता है, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, मैदान। मैदान के लिए मानचित्र में हरे रंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब ये भी देख लो, जो नीले रंग का प्रयोग करते हैं ये किसके लिए करते हैं? जलाशयों के लिए, जल के लिए। ठीक है, जो जलाशय हैं उनके लिए किया जाता है, जलाशयों के लिए किया जाता है नीले रंग का प्रयोग मानचित्र में। ठीक है, नीला रंग यहाँ पे लिख देता हूँ अच्छे से, नीले रंग का।
और जो भूरे रंग का प्रयोग करते हैं पर्वतों के लिए, पर्वतों के लिए भूरे रंग का प्रयोग किया जाता है मानचित्र में। और पहाड़ों के लिए, ये पठारों के लिए पीला रंग, पठारों के लिए पीले रंग का प्रयोग करते हैं। तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि हरा रंग ये मानचित्र में दर्शाता है मैदान को, नीला रंग ये जलाशयों को, भूरा रंग पर्वतों को और पीला रंग पठारों को डिनोट करता है, दर्शाता है मानचित्र में। तो इनको थोड़ा ध्यान से देख लेना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं? वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं? तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र या फिर उपरोक्त सभी, या ये सभी दर्शाते हैं वृक्षों के वितरण को। तो जल्दी से इसका राइट आंसर अपने कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। देखो जो वृक्षों का वितरण है, वृक्षों का वितरण को दिखाने वाला मानचित्र कौन सा होता है? थीमेटिक मानचित्र, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। थीमेटिक, थीमेटिक मानचित्र ये क्या क्या दर्शाता है? वृक्षों का वितरण, वृक्षों का वितरण। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। दिक्सूचक, दिक्सूचक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? देखो नाम से ही पता चल रहा है, दिक्सूचक जो दिशा दिखाता हो, दिशा दिखाने वाला यंत्र, ठीक है। दिक्सूचक का उपयोग किसके लिए करते हैं? दूरी मापने के लिए? नहीं। मुख्य दिशा को खोजने के लिए? बिल्कुल ठीक है, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। पट्टी दिखाने के लिए भी नहीं, और ये तो हो ही नहीं सकता जब हमारा आंसर ऑप्शन बी है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। दिक्सूचक का उपयोग किया जाता है मुख्य दिशा को खोजने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नीले रंग का इस्तेमाल मानचित्र में क्या दिखाने के लिए करते हैं? अभी हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे इस बेस पर। ये नीले रंग, देखो नीले रंग का प्रयोग करते हैं मानचित्र में जलाशयों को दिखाने के लिए, भूरे रंग का करते हैं पर्वतों को दिखाने के लिए, पीले रंग का पठारों को दिखाने के लिए, हरे रंग का मैदानों को दिखाने के लिए। तो यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है आपका, नीले रंग का इस्तेमाल किया जाता है जलाशयों के लिए, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, पैमाना आवश्यक है, पैमाना किसके लिए ज्यादा आवश्यक है ये पूछा है। तो पैमाना है, क्या ये प्रतीकों के लिए आवश्यक है, क्या ये स्केच के लिए आवश्यक है, या फिर ये मानचित्र के लिए जरूरी है, या फिर इनमें से कोई भी आपका राइट आंसर नहीं है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिएगा। पैमाना किसके लिए ज्यादा आवश्यक है? मानचित्र के लिए, मानचित्र के लिए बहुत आवश्यक होता है पैमाना, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। पृथ्वी की, देखो जो पृथ्वी की जो प्राकृतिक विशेषताएं हैं, यानी जो प्रकृति के पर्वत हैं, पठार हैं, नदियां हैं, इनको दर्शाने वाला मानचित्र, इनके दर्शाने वाले मानचित्र को क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन ए थीमेटिक मानचित्र, ऑप्शन बी भौतिक मानचित्र, ऑप्शन सी राजनीतिक मानचित्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी आपका राइट आंसर नहीं है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। जो पृथ्वी की जो प्राकृतिक संरचना है, प्राकृतिक विशेषताएं हैं, जैसे पर्वत हैं, पठार, नदियां हैं, इनको दर्शाने वाला जो मानचित्र है उसका नाम पूछा आपसे। तो जल्दी से ये नाम कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। बताइए जल्दी से इसका नाम। इसका नाम है भौतिक मानचित्र, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। भौतिक मानचित्र दर्शाता है पर्वतों को, पठारों को, नदियों को, जो प्राकृतिक विशेषताएं हैं इनको दर्शाता है भौतिक मानचित्र। और आपको एग्जाम में ऐसा भी मिल सकता है लिखा, भू आकृति मानचित्र, भू आकृति मानचित्र। ठीक है, तो ध्यान से देख लेना। उच्चावच मानचित्र भी मिल सकता है, उच्चावच मानचित्र।
तो बात एक ही है, भौतिक मानचित्र, भू-आकृतिक मानचित्र, उच्चावच मानचित्र। क्वेश्चन नंबर 8, शहरों, कस्बों, गांव इनको दर्शाने के लिए किस मानचित्र का प्रयोग करते हैं? यानी जो शहर हैं, कस्बे हैं, गांव हैं, इनको दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए थियोमेटिक मानचित्र, बिल्कुल भी नहीं। और क्योंकि अभी हमने पढ़ा था, जो वनों को, वृक्षों को दर्शाता है वो था थियोमेटिक। भौतिक मानचित्र जो अभी हमने डिस्कस किया था, पर्वतों को, पहाड़ों को, नदियों को। और राजनीतिक मानचित्र ये दर्शाता है शहर, कस्बों और गांव को। यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। राजनीतिक मानचित्र क्या कहते हैं इसको? राजनीतिक मानचित्र। ठीक है, ये दर्शाता है शहरों को, कस्बों को और गांव को। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। मानचित्र के घटक क्या क्या हैं? जल्दी से बताइए। मानचित्र के घटक पूछा आपसे, तो क्या क्या हैं? ऑप्शन ए दिशा, ऑप्शन बी डिस्टेंस दूरी, ऑप्शन सी प्रतीक, ऑप्शन डी ये सभी मानचित्र के घटक हैं। तो जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिएगा। मानचित्र के घटक है, दिशा भी मानचित्र का घटक है, दूरी भी और प्रतीक भी, यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये है मानचित्र के घटक। क्वेश्चन नंबर 10, देखो, मुझे किसी देश का अगर विस्तृत मानचित्र दे दो तो मैं उस पर विजय प्राप्त कर लूंगा, यह कथन किसने दिया था? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो, यानी मुझे किसी देश का विस्तृत मानचित्र दे दो, पूरा मानचित्र, विस्तृत कंप्लीट मानचित्र दे दो, तो मैं उस देश पर विजय प्राप्त कर लूंगा। तो ये बात किसने कही थी? मार्टिन ने, हिटलर ने, सिकंदर ने या फिर सुभाष चंद्र बोस ने? तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर। देखो, मानचित्र के महत्व को बताते हुए ये कथन कहे गए हैं कि अगर किसी को किसी देश का विस्तृत मानचित्र मिल जाए तो वो उस पर विजय प्राप्त कर सकता है। तो ये बात कही थी हिटलर ने, एडोल्फ हिटलर, हिटलर ने की थी ये बात। और हिटलर से एक पॉइंट हो याद रखना, हिटलर ने ना सुभाष चंद्र बोस को उपाधि दी थी, किसकी? नेताजी की। ठीक है, नेताजी की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को हिटलर ने दी थी। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। आता ये हिस्ट्री में है, लेकिन फिर भी आप देख लेना एक बार। क्वेश्चन नंबर 11, किस तरह का मानचित्र सबसे अधिक जानकारी देता है? छोटे पैमाने का, बड़े पैमाने का, या दोनों बराबर है, या इनमें से कोई भी आपका राइट आंसर नहीं है? तो जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिए। किस तरह का मानचित्र सबसे ज्यादा जानकारी देता है? तो बड़े पैमाने का मानचित्र सबसे अधिक जानकारी देता है, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, एक बार मैं पानी पी लेता हूँ। देखो आगे, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। दिक सूचक है जो दिशा को खोजने में मदद करता है। दिक सूचक की जो सुई है वो हमेशा किस दिशा की ओर इशारा करती है? ऑप्शन ए पूर्व से पश्चिम, ऑप्शन बी उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन सी पश्चिम और दक्षिण, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई भी आपका राइट आंसर नहीं है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिएगा। जल्दी से दो इसका राइट आंसर। जो दिक सूचक है इसकी सुई हमेशा कौन सी डायरेक्शन में इशारा करती है? जो दिक सूचक की सुई है ये हमेशा उत्तर से दक्षिण की ओर इशारा करती है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। वन वितरण वन वितरण को दर्शाने वाला मानचित्र। वन
वितरण को दर्शाने वाला मानचित्र कौन सा है? तो जल्दी से बताइए। देखो हमने एक क्वेश्चन किया था, वहां पर क्या था, वृक्षों को, तो बात एक ही है। वन को या वृक्षों, जो वृक्ष हैं, इनके वितरण को दर्शाने वाला मानचित्र क्या कहलाता है? थीमेटिक मानचित्र, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। कैसे भी आ सकता है एग्जाम में, वो चीज आपको देखनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, भूगोल में हमें यह एक सिद्धांत मान लेना चाहिए कि जिसका मानचित्र नहीं बनाया जा सकता उसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। ये कथन किसने दिया था? देखो एक स्टेटमेंट दी थी, जो मानचित्र है, इसको ये महत्व को, के महत्व को दिखाने के लिए एक स्टेटमेंट दी थी कि अगर अगर किसी को मानचित्र का ज्ञान नहीं है, मानचित्र को अगर नहीं बनाया जा सकता, तो उसके बिना किसी भी चीज का वर्णन नहीं किया जा सकता। ये कथन किसके थे? इरविन रेज़गे, एफ जे मार्कहाउस के, या फिर इन दोनों ने मिलकर ये बात कही थी, या फिर ऑप्शन डी कि डॉक्टर एच आर नील। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी किसने कहा था कि मानचित्र, जिसका मानचित्र नहीं बन सकता उसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता? ये कथन किसका था? डॉक्टर एच आर नील का था, यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन पर। मानचित्रों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया है? मानचित्रों का जो वर्गीकरण किया गया है ना, ये किसके आधार पर किया गया है? तो जल्दी से बताइए। मानचित्रों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया गया है। तो वो 4 आधार कौन कौन से हैं? मापनी के आधार पर, मापनी के आधार पर, रचना के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर, और स्थलाकृतिक लक्षणों के, जो स्थलाकृतिक है, स्थलाकृतिक लक्षणों की मात्रा के आधार पर। देखो ये 4 है, इन 4 आधार पर मानचित्रों का वर्गीकरण किया गया है। मापनी के आधार पर, स्थलाकृतिक लक्षणों की मात्रा के आधार पर, रचना के आधार पर, और उद्देश्य के आधार पर। तो इन 4 आधारों पर मानचित्रों को बांटा गया है, वर्गीकृत किया गया है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ये थी आज की हमारी मानचित्र पर प्रैक्टिस क्लास, और इसमें हमने किए इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस। तो फिर अब लेते हैं आपसे अलविदा। कल मिलेंगे न्यू क्लास में, न्यू सेशन और न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।